नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। केरल के वायनाड में अब तक की सबसे खतरनाक लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आई। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों लोग अब भी लापता है। लेकिन क्या लैंडस्लाइड के पहले कोई वार्निंग दी गई थी? अगर वार्निंग दी गई थी तो लापरवाही फिर कहां हुई? आज मैं आपको वायनाड में इतनी बड़ी तबाही क्यों आई कारण बताऊंगी। वार्निंग को किसने इग्नोर किया वो जानकारी भी दूंगी। लैंडस्लाइड से वायनाड में भीषण तबाही आई तो वो देश की राजनीति में एक बार फिर जाति पर भीषण जंग, दूसरी लड़ाई इस जाति को लेकर जंग की है। सवाल यह है कि क्या जाति पहली बार पूछी जा रही है या पहले से ही पूछी जा रही है? क्या किसी नेता के द्वारा पहली बार जाति को लेकर सवाल उठाया गया या इससे पहले भी जातियां पूछी जाती रही हैं? सुबह से संसद नहीं चल रही है, संग्राम छिड़ा हुआ है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को संसद में गाली दी गई। इससे पहले 2-4 वीडियो आपको और दिखाऊंगी। सबसे पहले लेकिन राहुल गांधी का वो वीडियो आपको दिखाती हूं जिसमें ये जाति की बात शुरू हुई। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको। मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। चीख चीख कर क्या पूछी गई थी? जाति ही तो पूछी गई थी, नाम ही तो पूछा गया था। ओबीसी है या नहीं यही तो पूछा गया था। यह वीडियो इसी साल का है, महज 5 महीने पुराना है, जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे। 20 फरवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा उनके संसदीय क्षेत्र रायबरेली से निकली थी। इसी दौरान एक पत्रकार ने राहुल गांधी से सवाल पूछ लिया। उस पर भी राहुल गांधी भड़क गए। राहुल गांधी ने पत्रकार की जाति पूछी, उसका नाम पूछा, मालिक तक की जाति पूछी, उनका नाम पूछा। राहुल गांधी ने पहले पत्रकार का नाम पूछा, जिस पर पत्रकार ने अपना नाम बताया, शिव प्रसाद। क्योंकि उस जर्नलिस्ट के सरनेम से राहुल गांधी को उनकी कास्ट समझ में नहीं आई, शायद इसलिए राहुल गांधी ने आगे पूछा कि तुम ओबीसी हो या दलित। जब पत्रकार ने कहा वो ना तो ओबीसी है और ना ही दलित है, तो राहुल गांधी ने उन पर कटाक्ष किया। राहुल गांधी ने पहली बार किसी से जाति नहीं पूछी। इससे पहले भी राहुल गांधी ने पत्रकारों से जाति पूछी है। एक बार नहीं, कई दफा जाति पूछी गई है। तारीख 20 फरवरी की, जब ऐसे ही जाति पूछी गई थी। उन्होंने न्याय यात्रा के दौरान एक पत्रकार से उसकी जाति पूछी और उससे पहले 9 अक्टूबर 2023 को यानी पिछले साल कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब सारे पत्रकार वहां पर मौजूद थे, सारे कैमरे वहां पर मौजूद थे, राहुल गांधी नहीं केवल उनकी पूरी टीम वहां पर मौजूद थी। राहुल गांधी ने पत्रकारों से उनकी जाति के बारे में पूछा था। राहुल गांधी ने यहां पर बैठे हुए पत्रकारों से कहा कि जो ओबीसी और दलित हैं वो अपना हाथ उठाएं। आइडेंटिफाई किया गया था ना, जाति को लेकर ही तो आइडेंटिफाई किया गया था। जाति को लेकर आज संसद में ज्ञान दिया जा रहा है। वही राहुल गांधी पत्रकारों की जाति सरेआम पूछते रहे। इसमें राहुल गांधी अकेले नहीं हैं। अब मैं आपको समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक पुराना वीडियो दिखाती हूँ। यह वीडियो भी थोड़ा ही पुराना है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। चुनाव के वक्त का है, जब एक पत्रकार ने अखिलेश यादव से सवाल पूछा तो अखिलेश यादव भड़क गए। अखिलेश यादव ने उन पत्रकार से उनका नाम पूछा। पत्रकार ने अपना नाम बताया। उस पत्रकार का सरनेम मिश्रा था, तो इसलिए अखिलेश यादव ने उन पर तंज कस दिया। अखिलेश यादव ने एक और पत्रकार से उनका नाम पूछा। उस पत्रकार ने अपना नाम बताया, उनका सरनेम सिंह निकला, तो अखिलेश यादव ने कहा ये शूद्र तो नहीं है। छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो।
अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना? अगर शूद्र हो, शूद्र हो या ना हो, ब्राह्मण हो या ना हो, इनसे सवालों का क्या कनेक्शन था? लेकिन जाति तो पूछी गई। जाति को लेकर किसका क्या स्टैंड है ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। हर कोई जाति पूछ रहा है, लेकिन संसद में जाति को लेकर घमासान मचा है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां अनुराग ठाकुर पर अटैकिंग मोड में हैं। वो अनुराग ठाकुर से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, अब आपको पहले पूरा किस्सा बताती हूँ। शुरुआत कहां से हुई? बजट पर बहस चल रही थी और सांसद महोदय यानी अनुराग ठाकुर ने चर्चा में भाग लिया और इसी दौरान अनुराग ठाकुर ने तकरीबन 45 मिनट का भाषण दिया और भाषण के दौरान ही उन्होंने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया शुरुआत में, लेकिन उन पर अटैक जरूर किया। उन्होंने कहा कि जिनकी जाति का पता नहीं है वो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अब झूठ परोसना बंद कर दें, क्योंकि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। अब संधि है, ठीक है, असत्य है, निराधार। जी सर, जी उसके ठीक है, निराधार है सर। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर का जो बयान आपने सुना उससे लेकर ही बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी का अपमान बता रही है। खुद राहुल गांधी ने भी कल इससे लेकर लोकसभा में ऐतराज जताया था। उन्होंने भी कहा कि कोई कितना भी उनका अपमान क्यों ना कर ले, लेकिन वो जातीय जनगणना करवा कर रहेंगे। उन्होंने कहा मेरा अपमान किया गया, मुझे गाली दी गई। उन्होंने कहा कि मुझे माफी नहीं चाहिए, मैं आपकी गाली खाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने उनकी जाति को लेकर प्रश्न खड़ा किया। लेकिन उन्होंने कहा मैं जातिगत जनगणना करवा कर मानूंगा। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना इंसल्ट करना करिए, मैं खुशी से लूंगा। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। आप चुप रहे श्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई नहीं। मुझे सब बोलने दीजिए सर। मुझे उनको बोले सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। राहुल गांधी के समर्थन में सबसे ज्यादा अटैकिंग मोड में अगर कोई दिखाई दिए तो वो अखिलेश यादव थे। उन्होंने भी अनुराग ठाकुर का विरोध किया। अखिलेश यादव ने कहा कि कोई किसी से जाति कैसे पूछ सकता है। सोचिए जरा सवाल कौन पूछ रहा है। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे
आप बैठ नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी आप व्यवस्था जाति नहीं पूछ सकते। आप हमारी व्यवस्था सुन लें, आप मेरी व्यवस्था सुन लें। जाति नहीं पूछी जा सकती, लेकिन जाति पूछी जाती है। सदन के बाहर 20 बार जाति पूछी गई है, लेकिन सदन के अंदर जाति कैसे पूछ ली आपने? सवाल खड़ा कर दिया भाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अनुराग ठाकुर के बयान पर ऐतराज जताया। खड़गे जी ने कहा कि पार्लियामेंट में तो किसी की जाति पूछी नहीं जाती है, ये सिर्फ इंसल्ट करने के लिए किया जाता है। एक हाउस में टॉन्ट मारना, ये करना, ये सख्त पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट में तो किसी की जाति पूछी नहीं जाती, और वो कौन से जात के हैं वो मालूम है उनको। और ये पर्पसली किसी को इंसल्ट करने के लिए उसने कहा है, ये अच्छा नहीं है। वो पहले अपना सूरत आईने में देख के दूसरों को बात करे। और ये जो हिंदुस्तान में, और जब आप बोलते हैं कि वो भी पार्लियामेंट में ऐसी चीज़ें, गंदी बात, और शायद उसको, वो तो इमेच्योर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करने की क्या ज़रूरत थी? गलत है। ऐसे चीज़ों का मैं कंडम करता हूँ, और प्राइम मिनिस्टर का खास जो ट्वीट है उसका भी मैं कंडम करता हूँ। कम से कम उनको ये तो मालूम होना चाहिए मोदी जी को कहाँ बोलना, किसको डिफेंड करना, कौन सी बात देश के लोगों को सिखाना, वो कहना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। पॉलिटिकल कंडेमनेशन तो करना ही था क्योंकि ऑपोजिशन के नेता हैं, लेकिन यही कंडेमनेशन उस वक्त क्यों नहीं हुआ था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ उठाकर जाति आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया था? तब पॉलिटिकल कंडेमनेशन क्यों नहीं हुआ था? तब भी होना चाहिए था। खैर, पार्लियामेंट में जाति पर हंगामा हुआ तो सरकार का स्टैंड सामने आया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस की जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस पर टारगेट किया और कहा कि कांग्रेस जाति के नाम पर देश की सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं, और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए। मैं सर अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले देश को तोड़ने के लिए हमारे देश के सेना के खिलाफ बयानबाजी किया है, और सेना का मनोबल कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया है। हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारे डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए उन्होंने काम किया है सर, और हिंसा भड़काने के लिए, देश में अराजकता पैदा करने के लिए ये उकसाते हैं, और सड़क से संसद तक कांग्रेस पार्टी डिस्टर्ब करते हैं, हमारे देश को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं सर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम लोग सदन के नियम से चलेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को मानेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से पॉलिटिकल पार्टीज ये जाति जाति क्यों चिल्ला रही है, तो इसके पीछे कारण है। वो कारण क्या है वो अब आपके सामने रख दूं। दरअसल अगले 3-4 महीने के अंदर ही 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में चुनाव होने हैं। अब राजनीतिक दलों को यह लग रहा है कि अगर वो जाति जाति करेंगे तो हिंदू वोटों के विभाजन की तस्वीर होगी और बीजेपी को फिर नुकसान होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जातिगत जनगणना के नैरेटिव ने फायदा पहुंचाया। अब लोकसभा चुनाव में यूपी में जाति के नाम पर वोट बटे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इसका फायदा हुआ। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसने 37 सीटों पर कब्जा किया। कांग्रेस की झोली में 6 सीटें आई और नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। कैसे, वो आंकड़ा आपके सामने है। लोकसभा चुनाव में किस जाति
जाति का कितना वोट किसके हिस्से में कितना गया वो आपके सामने है। अब सबसे पहले सवर्ण वोट आप देखिए, जो एनडीए के पक्ष में 79% गया, 16% इंडिया ब्लॉक के पक्ष में गया। वहीं अगर यादव वोट बैंक की बात करें, यानी कि ओबीसी वोट बैंक की बात करें, तो 82% ये सीधा सीधा एक मुश्त इंडिया ब्लॉक के पास गया, जबकि एनडीए के पास 15% गया। आज अखिलेश यादव, राहुल गांधी या फिर विपक्षी दलों के नेताओं की बात करें, इंडिया ब्लॉक की बात करें, तो उनकी नजर इसी वोट बैंक पर है, यानी कि अन्य ओबीसी जो 59% एनडीए के पास गया, या वो वोट बैंक जो 79% एनडीए के साथ खड़ा हुआ है, या फिर कुर्मी कोयरी का वो वोट बैंक जो 61% एनडीए के पास है, इन्हीं वोट का अगर विभाजन जाति के नाम पर हो गया तो फायदा इंडिया ब्लॉक को होगा और असर उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों में भी दिखाई दे सकता है। इसलिए अब अखिलेश यादव जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। और जाति का सवाल जिसको जानना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किताब एनिमिलेशन ऑफ कास्ट, एनिमिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। अगर को और जाति के आधार पे ही आपको आरक्षण क्यों दिया है? आरक्षण इसीलिए दिया कि हम जाति के आधार पर हम गरीब हैं। तो अगर ये मांग हो रही है कि जाति जनगणना हो तो कोई गलत नहीं है। हमारे बहुत सारे फैसले और बहुत सारी नीतियां तभी अच्छी बनेंगी जब जाति जनगणना हो जाए और समाज को ये पता लगे कौन कितनी आबादी का है, उसको उस हक और सम्मान के साथ उसको मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए पीडीए की लड़ाई से, ये पीडीए से घबराए हुए हैं, क्योंकि एनडीए को अगर किसी ने पटका है तो पीडीए ने पटका है। और जो लोग कहते थे एम बाई गठबंधन, हमारे पीडीए ने एम बाई को हराने का काम किया है। इसका जवाब उनके पास नहीं है। अनुराग ठाकुर ने अपने भाषण के दौरान RG1 कहा था, मतलब था राजीव गांधी का, यानी कि आरक्षण का जिन्होंने विरोध किया। राजीव गांधी ने अपने एक इंटरव्यू में क्या कहा था वो आपको याद दिला देती हूं, और इसका पूरा आर्टिकल इस वक्त ये बड़ी स्क्रीन पर आपके सामने रख दूं। अपने इस इंटरव्यू के दौरान राजीव गांधी ने देखिए क्या कहा था। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की मानना ये है, यानी उनकी मान्यता ये है कि संविधान बनाते समय पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई पिछले वर्षों के दौरान, उसका बहुत राजनीतिकरण हो गया। इसलिए अब समय आ गया है कि इन सारे प्रावधानों पर नए सिरे से विचार किया जाए। वास्तव में पिछड़े लोगों को ये सुविधा और सहायता देने को लेकर ये तमाम बातें कही गई थी, लेकिन आपको हेडलाइन पढ़नी होगी, आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं। ये राजीव गांधी के द्वारा कहा गया। अब उस आर्टिकल का ये एक छोटा हिस्सा है, नाम भी पत्रकार का आप देखिए आलोक मेहता लिखा हुआ है। राजीव गांधी ने मंडल कमीशन का भी विरोध किया था, अपने शासन के दौरान लागू नहीं होने दिया गया था। साथ ही जब वीपी सिंह की सरकार ने इसे लागू करना चाहा तो फिर इसका भी विरोध किया गया। कैसे, आप देखिए 1979 में बीपी मंडल के नेतृत्व में बकायदा एक आयोग का गठन किया गया। मंडल कमीशन ने अपनी पूरी 1 साल की रिसर्च के बाद 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। देश में ओबीसी की 52% आबादी उस वक्त सामने आई और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश भी की गई। साल 1990 में वीपी सिंह की सरकार में इसे लागू किया गया, लेकिन राजीव गांधी ने संसद में इसका जमकर विरोध किया था। आज राहुल गांधी कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो फिर बीजेपी सवाल उठाती है, उन्हें इतिहास याद दिलाती है कि राजीव गांधी ने तो संसद में इसका विरोध किया था। जो व्यक्ति हर किसी की जाति पूछ सकता है, आप पत्रकार हैं, कुछ दिनों पहले पत्रकारों की जाति पूछने का काम राहुल गांधी कर रहे थे, पूछ रहे थे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, बताइए आप किस जाति के।
पत्रकारों की जाति पूछी जा सकती है, प्रशासनिक अधिकारियों की जाति पूछी जा सकती है कि ये हलवा सेरेमनी में ये जो अधिकारी खड़े हैं ये किस किस जाति के हैं, उनकी जाति पूछी जा सकती है, जजेस की जाति पूछी जा सकती है, पूछा जा सकता है। आप देख सकते हैं हाउ मेनी दलित्स एंड आदिवासीज इन हाई कोर्ट्स राहुल गांधी आस्क्ड इन प्रतापगढ़। आप किसी कोर्ट में पेश होते हैं और वहां जाके जजेस की जाति पूछते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की जाति, पत्रकारों की जाति, जजेस की जाति और तो और सैनिकों की जाति आप पूछते हैं। जाति पर हंगामा शुरू हुआ तो बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को निशाने पर लिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि गांधी परिवार का उद्देश्य तो सनातन को तोड़ना है। हम तो बता दिए ना कि नेहरू जी से लेके, इंदिरा जी से लेके, राजीव गांधी से लेके, कांग्रेस के शासन से लेके ये पिछड़े के विरोधी हैं। अगर जाति बता दे तो और अच्छा लगेगा, लेकिन ये जाति बताएंगे नहीं, क्योंकि राहुल गांधी की जाति क्यों जानना चाहते हैं बीजेपी? क्यों नहीं, गिरिराज की जाति आप क्यों पूछते हैं? गिरिराज अगर सवर्ण में आता है तो सवर्ण है, सवर्ण के कैटेगरी में। जाति सवर्ण में पूछेगा वो बता देंगे, धर्म पूछेगा, इसमें क्यों नहीं बताएंगे? इनका उद्देश्य है हिंदुओं को, सनातनियों को तोड़ना। जाति को लेकर राष्ट्रकवि दिनकर ने अपने काव्य रश्मि रथी में लिखा, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। राजधर में अब बात होगी वायनाड की। वायनाड पर कुदरत के कहर की। केरल के वायनाड में हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ मौत और बर्बादी का मंजर है। लैंडस्लाइड की चपेट में आकर मरने वालों का आंकड़ा अब 172 तक पहुंच गया है। यह संख्या और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि अभी भी 300 से 400 लोगों के लापता होने की खबर है, लेकिन जान बच सकती थी। वायनाड में मौत का आंकड़ा कम हो सकता था, तबाही को कम किया जा सकता था, क्योंकि केंद्र सरकार ने तबाही से 7 दिन पहले ही केरल सरकार को यह वार्निंग दे दी थी। केरल सरकार को यह बता दिया था कि भारी बारिश आने वाली है, लैंडस्लाइड आ सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद में बताया कि आपदा से पहले ही वहां एनडीआरएफ की टीम भेज दी गई थी, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब केरल गवर्नमेंट को सेंटर से अर्ली वार्निंग दे दी गई थी तो फिर इतने लोगों की मौत कैसे हुई? उन्हें वहां से इवैक्यूएट क्यों नहीं किया गया? आज वायनाड के इन 3 गांवों की स्थिति ऐसी है कि पूरी की पूरी बगिया इनकी उजड़ गई है, घर परिवार तबाह हो गए हैं, इनकी रिहाइश खत्म हो चुकी है। माल का नुकसान तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा खड़ा किया जा सकता है, लेकिन जिनके घर परिवार के अपने छूट गए, उनसे जो जान का नुकसान हुआ है, उसके पीछे जिम्मेदारी आखिर किसकी है? आपको बता दूं, अमित शाह ने आज संसद में बाकायदा ये कहा कि एक अर्ली वार्निंग दे दी गई थी। ये बताया गया था 7 दिन पहले ही कि भारी तबाही आ सकती है, बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। आपको अमित शाह का वो बयान सुनाती हूं जो आपको ये समझाएगा कि वायनाड में इतनी जान सिर्फ कुदरत के कहर से नहीं गई, बल्कि भयंकर लापरवाही का नतीजा भी है। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को, 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। 23 तारीख को ही मेरे ही अनुमोदन से 9 एनडीआरएफ की टीमें केरल के लिए रवाना हो गई थी कि वहां लैंडस्लाइड आ सकता है।
भारत सरकार ने 9 एनडीआरएफ की टीमें विमान से वहां भेजी। मैं पूछ सकता हूं मान्यवर, इतना मुझे पूछते हैं सारे लोग, केरल सरकार ने क्या किया? अनधिकृत लोग रह रहे थे, नहीं रह रहे थे, मगर वल्नरेबल सिचुएशन तो थी। इनको शिफ्ट किया गया क्या? क्यों नहीं किया गया? कौन रोकता था? और शिफ्ट किया तो मरे कैसे? वाजिब सवाल है। 7 दिन की अवधि काफी होती है 3 गांव में ना सिर्फ अलर्ट करने के लिए बल्कि साथ ही साथ इवैक्यूएशन के लिए। आज ये इवैक्यूएशन नहीं हुआ, इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। जिस जगह ये हादसा हुआ उसकी पूरी तस्वीर इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूं। आज मैं आपको उस जगह की यानी कि ग्राउंड जीरो की एक एक एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रही हूं। जो इस वक्त आप लाल और पीले कपड़ों में देख रहे हैं, ये वो रेस्क्यू टीम है जो लगातार लोगों को यहां से बचाने की कवायद में जुटी हुई है। जरा इस पूरे इलाके पर एक नजर डालें। जहां तहां मलबा है, घर तबाह हो गई, दुकानें तबाह हो गई, सड़कें ढूंढनी मुश्किल हो गई क्योंकि जगह जगह तो पूरा मलबा भरा हुआ है। यहां मलबा है, वहां मलबा है, गाड़ी भी एक मलबा बन चुकी है और इसी के बीच में रेस्क्यू टीम लगातार काम में जुटी हुई है। ये मौत का पहाड़ कैसे टूटा ये समझना बहुत जरूरी है। इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? दरअसल वायनाड का इकोसिस्टम बहुत ही सेंसिटिव है। वायनाड वेस्टर्न घाट के पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। वेस्टर्न घाट यानी भारत के पश्चिमी तट पर मौजूद वो माउंटेन रेंज जो कि 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है और साथ ही तमिलनाडु है। 5 राज्य। इसकी कुल लंबाई तकरीबन 1600 किलोमीटर की है और केरल की अगर कुल लंबाई के अनुपात में इसे इवैल्यूएट किया जाए तो करीब 40% हिस्सा इसी वेस्टर्न घाट का केरल में आता है। वेस्टर्न घाट की वजह से केरल में प्राकृतिक सुंदरता तो भरपूर है, लेकिन इसकी ज्योग्राफी की वजह से ही आए दिन कुदरत का कहर इस इलाके में। अब ये एरियल व्यू जरा आप देखिए, कुछ ही मकान अब यहां पर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, कुछ यहां पर और कुछ वहां पर, वरना चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। समुद्री तट के पास होने की वजह से यहां पर बाढ़ का खतरा बना रहता है। चक्रवाती तूफान और बिजली गिरने की आए दिन यहां पर घटनाएं होती हैं। साथ ही साथ वेस्टर्न घाट होने की वजह से चूंकि चारों तरफ माउंटेन रेंजेस हैं तो लैंडस्लाइड का खतरा भी हमेशा बना रहता है। दरअसल वेस्टर्न घाट के 1500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया लैंडस्लाइड के जोन में है और इसमें अक्सर वायनाड का वो जो इलाका है जिसमें कोझिकोड है वो इसकी जद में आता है। इनके अलावा इडुक्की, कोट्टायम जिले इसमें शामिल है। पश्चिमी घाटों में लगभग 8% क्षेत्र की पहचान भूस्खलन के खतरे के तौर पर, यानी कि ये वो जोन है जहां पर अक्सर लैंडस्लाइड की संभावना बनी रहती है। पश्चिमी घाट में तीव्र ढलान है और मानसून के मौसम के दौरान भारी बारिश होने की वजह से मिट्टी यहाँ की सैचुरेट होने लगती है। धीरे धीरे वो सैचुरेटेड मिट्टी वो नीचे की तरफ आने लगती है। क्यों? क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और पानी के एब्जॉर्ब ना करने की वजह से वो तेजी से बहती हुई नीचे चली आती है और यही वजह है कि बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड का खतरा वायनाड में अक्सर बना रहता है। वायनाड में जिस तरीके का हादसा हुआ, इस वक्त वहां की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो वाकई में चिंताजनक हैं, क्योंकि 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी कई सारे शव मलबे में दबे हुए हैं जिन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है और इवैक्यूएशन जो है वो अलग से चल ही रहा है। वैसे केरल में लैंडस्लाइड के पीछे और भी कई सारे फैक्टर हैं। यहाँ की मिट्टी की गहराई, भूकंप, बिजली की गड़गड़ाहट, ये तो कुदरती वजह है। मैन मेड रीजन भी है। मैन मेड रीजन की बात करें तो ढलान के सिरे पर खुदाई होना, जंगलों की कटाई होना, खनन लगातार होना और बेतरतीब तरीके से इस इलाके में निर्माण होना, ये लैंडस्लाइड को दावत देता है। वैसे भूस्खलन के ट्रिगरिंग फैक्टर को बरसात के तौर पर देखा जाता है। जब भी यहाँ पर तेज बारिश होती है उसके बाद अभी मैंने आपको समझाया कि यहाँ की मिट्टी चूंकि पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और इसलिए धीरे धीरे मिट्टी तेज बारिश के साथ ढलान की तरफ आगे बढ़ती जाती है और लैंडस्लाइड जब बड़ी संख्या में होता है, जैसे इस वाली घटना में हुआ, एक के बाद एक 3 लैंडस्लाइड हुए, इसने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। वायनाड में विनाश कैसे आया? महज 4 घंटे में पूरा इलाका कैसे तबाह हो गया?
मुंडकई रिवर ने कैसे पूरे शहर को निस्तो नाबूद कर दिया, इसे समझने के लिए आपको वहां की टेरेन को समझना होगा। आखिर इतनी बड़ी तबाही आई कैसे, आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाने की कोशिश करती हूँ। इस पूरे इलाके की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पिक्चर मैं आपके सामने रखती हूँ, जो आपको बताएगा ये इलाका, इसका टेरेन आखिर कैसा है। ये वो एरिया है जहां पर ये पूरी घटना घटी है। कुदरत का कहर बरपा है। सौंदर्य अगर आप कहें इस इलाके के तो बहुत है, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ऊपर पहाड़ है और नीचे की तरफ ढलान दिखाई दे रही है। अब 4 पॉइंट्स इसमें आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, 1 2 3 4। अब ये जो पॉइंट है, मेपदी पंचायत में लैंडस्लाइड की शुरुआत होती है। ये सबसे ऊपर का एरिया है। यहाँ पर 30 बारिश हुई और यहीं से लैंडस्लाइड यानी मिट्टी नीचे की तरफ जब बहते हुए आई, तो अब इसका दूसरा सिरा आप देखिए। रात करीब 2 बजे मुंडकई में ये लैंडस्लाइड पहुंची और उसके बाद पहली तबाही इस इलाके में हुई। सुबह करीब 4:10 पर चूरलमाला में लैंडस्लाइड की घटना आई, यानी कि यहां से यहां और फिर यहां तक आते आते बड़ी तबाही होने लगी। लैंडस्लाइड की वजह से मुंडकई नदी ने अपना रूट बदल लिया। रूट बदला तो चूरलमाला शहर को पूरी तरीके से तबाह कर लिया। इस पिक्चर में जो लोकेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, चूरलमाला, जहाँ पर कई सारे स्कूल थे, ये देखिए इस पिक्चर पर आप फोकस करें। GVHS स्कूल जो यहाँ पर बना हुआ था, इसे इफेक्ट किया। चूरलमाला का जो ये ब्रिज यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसे इफेक्ट किया। यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, इसे इफेक्ट किया। और जो पूरा मार्केट और रेजिडेंशियल एरिया जो आप एरियल व्यू में देख रहे थे, वहां पर सब कुछ तबाह हो चुका है। इस तबाही में 172 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरे के पूरे परिवार इसमें तबाह हो गए हैं। जिधर नजर उठाइए उधर बर्बादी के निशान दिखाई देते हैं। पूरा का पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया है। चूरलमाला से मुंडकई जाने के रास्ते का मंजर डराने वाला है। गांव का एक हिस्सा बड़े बड़े बोल्डर्स के बीच दब गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इन बोल्डर्स की वजह से 120 मकान टूटकर नदी में बह गए। कितने ही लोग इसके जद में आए, इसका कोई अंदाजा अब तक नहीं लग पाया है। हर तरफ टूटी फूटी गाड़ियां पड़ी हुई नजर आ रही है। बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दे रही है। तबाही की ये तस्वीरें बर्बादी के मंजर को दिखाने के लिए काफ़ी है। आप देखिए किस तरह से इस साइज के बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं वो यहाँ पर गांव के बीचों बीच आकर गिरे हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि जब इन बोल्डर्स की चपेट में यहाँ पर बने रिहायशी मकान आए होंगे तो उनका क्या हश्र हुआ होगा। बताया जा रहा है, स्थानीय लोग बताते हैं कि करीब करीब यहाँ पर 120 ऐसे मकान हैं जो इन बोल्डर्स की जद में आ गए, जो लैंडस्लाइड के बाद पानी के साथ बहते हुए यहाँ पर पहुँचे। मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये सड़क यहाँ पर थी, लगता है जो कनेक्ट करती थी चूरलमाला और मुंडकई को। हम मुंडकई के बिल्कुल करीब अब पहुँच चुके हैं और ये जो सड़क थी वो कनेक्ट करती थी। और आप देखिए यहाँ पर क्या हालत है। ये सड़क जो है यहाँ से पूरी तरह कट ऑफ हो गई है। सड़क का पूरा हिस्सा यहाँ पर टूटा हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर उस जगह पानी की एक धार यहाँ पर बहती हुई नज़र आ रही है, जो उस वक्त जब लैंडस्लाइड हुआ होगा तब इसका पैमाना बहुत ज़्यादा रहा होगा। अब 2 दिन से बारिश कम हो गई है, इस वजह से ये पानी यहाँ पर कम नज़र आ रहा है। लेकिन आप जहाँ पर भी देखिए कैमरे की नज़र से, जहाँ जहाँ पर आपकी नज़र जाएगी, यहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े बोल्डर्स नज़र आ रहे हैं। ये बोल्डर्स जो हैं वो लैंडस्लाइड जो आप देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो आप यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर हमें बताया गया है कि ऐसे बड़े बड़े बोल्डर्स ही हैं। जो मुत्तप्पनपुरा जो इसका एपिक सेंटर है, यहाँ से तकरीबन 4.5 किलोमीटर, वहाँ पर सबसे पहले लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा इन बड़े बड़े बोल्डर्स और बड़े बड़े पेड़ों के साथ जिस तरह से दरकने लगा, साथ साथ वहाँ से जो पानी का सैलाब है इन बोल्डर्स को नीचे डाउनस्ट्रीम की तरफ लाता गया। और आप देखिए किस तरह से पहले मुंडकई और उसके बाद चूरलमाला में ये जो तबाही के निशान हैं वो आपको इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए काफ़ी हैं कि यहाँ पर बर्बादी का मंजर कैसा रहा होगा। जिस तरफ भी आप नज़र दौड़ा रहे हैं सारे टूटे फूटे मकान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपको उस तरफ देखेंगे तो देखिए एक वाइट कलर की कार आपको किस हालत में यहाँ पर नज़र आ रही है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस लैंडस्लाइड का पहले बहुत ज़बरदस्त भूस्खलन, लैंडस्लाइड, उसके बाद मूसलाधार बारिश की वजह से ये भूस्खलन हुआ था और उसके बाद जिस तरह से जो नदी का पानी अपने साथ इतनी बड़ी तबाही यहाँ पर इस गांव तक लेकर आया। अब
आप इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको जहाँ पर भी हम नज़र दौड़ा रहे हैं, हमको रेस्क्यू की टीम नज़र आ रही है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर फोर्सेस, पुलिस टीम, जो लोकल लोग हैं यहाँ पर, जो एनजीओज़ की तरह से रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पर भारी संख्या में नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो तबाही का आलम है उसको देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि इन सब डेब्रीज को यहाँ पर क्लियर करने में कितना वक्त लगेगा। आप जहाँ पर भी नज़र दौड़ा रहे हैं, देखिए जहाँ तक ये काम चल रहा है, रेस्क्यू के लोग आपको नज़र आ रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है लोगों की तरफ से कि एक बार अब देखा जाए, क्योंकि कई सारे लोग, बताया गया था कि यहाँ से इन मकानों को छोड़ चुके थे, कई लोग अभी भी उस मकान में मौजूद थे, कई लोग अभी तक लापता हैं। इनकी संख्या कितनी है इसका भी अंदाज़ा लगाया नहीं जा पा रहा है। लगातार यहाँ पर रुक रुक कर बारिश होती है, जैसे ही बारिश तेज़ होती है रेस्क्यू के काम में जो है थोड़ी सी धीमी गति हो जाती है, और जैसे ही बारिश रुकती है एक बार फिर जो रेस्क्यू में लगे हुए लोग हैं वो पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पर इस बात को असरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तबाही का नुकसान कितना हुआ है। लेकिन आप इस तस्वीर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से पूरा का पूरा पहाड़ का एक हिस्सा जो है वो मुत्तपनपुरा से दरका, और उसने सबसे पहले मुंडेकई को अपनी चपेट में लिया और उसके बाद चुरलमला को अपनी चपेट में लिया। ये दो गांव जो है यहाँ पर पूरी तरह से कह सकते हैं कि उनका एक हिस्सा जो है वो बर्बाद हो गया है। जितने भी मकान इस बाउल्डर्स की चपेट में आए वो पानी के साथ बह गए, कुछ मलबे में दब गए। कुछ लोग अभी भी, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि इन मलबों में हो सकता है कि कुछ लोग और दबे हुए भी हों। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह की तबाही यहाँ पर वायनाड में हुई है ये अनप्रेसिडेंटेड है। यहाँ के लोग भूस्खलन के बारे में ज़्यादा अवेयर हैं। यहाँ पे भूस्खलन जो है होता रहता है जब भी बारिश का मौसम होता है, लेकिन इस पैमाने पर तबाही होगी शायद इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। इसी वजह से इसकी जद में जो परिवार आए हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा दुखी हैं, पीड़ित हैं। लैंडस्लाइड के बाद केरल के वायनाड में ऐसी तबाही आई है कि चारों तरफ चीख पुकार है। जहां 48 घंटे पहले एक छोटा सा नाला बहता था, वहां लैंडस्लाइड के बाद अब नदी बन गई है। जो ऊंचे इलाके में है वो तो सुरक्षित है, लेकिन जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। ये बताइए कि ये हम नदी देख रहे हैं, कभी ये नदी हुआ करती थी या पहले नाला था यहाँ पे? नहीं, नाला था, छोटा सा है। अभी तो ये परसों 2 बजे के बाद इतना बड़ा हुआ, हम सोचने का ऊपर है, क्योंकि इतना बड़ा है। हम सोचने का जा सकते तो आप वहाँ जा सकते तो आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा है। केरला में तो पूरा बंदा परेशान है। मतलब ये 48 घंटे में यहाँ पे नदी बन गई? हाँ, यहाँ इसके पहले एक छोटा सा नाला हुआ, छोटा सा नाला। वो ये यहाँ ब्रिज आप देख सकते हैं, स्कूल है, ये पीछे स्कूल है, और ये यहाँ से छोटा सा सिटी है, क्योंकि हम यहाँ थोड़ा सेफ एरिया है। बट इतना यहाँ के लोग इतना नहीं सोचा, ये थोड़ा सेफ एरिया है। दुकान में देख रहे हैं कि पूरी तरीके से इसमें मड है और इस तरफ की दीवार, शटर सब टूट गया, बहुत तेज। ये दुकान आगे दुकान सबका पहले इतना था, आ गया, फिर नीचे हो गया। फिर आप देख सकते हैं वहाँ छोटा बैंक भी है, और ये यहाँ का थोड़ा छोटा सिटी है, बट है ना, पूरा अभी आज का बाद पूरा तबाह हुआ। तो और उस दिन क्या पहले भी एक छोटा लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ? यहाँ है ना, मतलब जो मंगलवार देर रात हुई है उसके रात को 11-12 बजे तक छोटा हुआ। यहाँ से छोटा 12 बजे का छोटा हुआ था। फिर वहाँ से पूरा फैमिली, ये बहुत लंबा साउंड आया था, इसलिए तो थोड़ा फैमिली निकल गया। फिर दोबारा 1 बजे 1:30 बजे का अंदर दोबारा आ गया, ये तो बड़ा आ गया। फिर बहुत आदमी इसमें निकल गया। आपको वायनाड के केरल ग्रामीण बैंक की एक तस्वीर दिखाती हूं जो इस लैंडस्लाइड में पूरी तरह से तबाह हो गई। बैंक के अंदर और बाहर चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। बैंक के एटीएम में मलबा पूरी तरह से भर गया है, जिससे दरवाजा न बाहर की तरफ खुल रहा है और न अंदर की तरफ जा रहा है। केरला ग्रामीण बैंक के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूं और तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब इस बैंक में कुछ बचा नहीं है। 48 घंटे पहले तक ये बैंक पूरी तरीके से ऑपरेशनल था, लेकिन जो लैंडस्लाइड हुआ, जो पानी आया इस जगह पर, जो कीचड़ आया इस जगह पर, पूरे बैंक को नेस्तनाबूद कर दिया। आप देखिए बैंक के, अगर मैं आपको शटर दिखाने की कोशिश करूं तो बैंक का शटर जो है वो पूरी तरीके से अंदर तक दबा हुआ है, और ये
तस्वीरें अपने आप में गवाह हैं। ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि बहुत भयावह रहा होगा, ये जो पूरा लैंडस्लाइड रहा होगा, भूस्खलन रहा होगा, बहुत भयावह रहा होगा। बहुत तेज वेग में पानी के साथ साथ कीचड़ यहाँ आया होगा, अंदर कीचड़ गया, यानी कि इस मजबूत शटर को तोड़कर अंदर कीचड़ गया है। और मैं अगर इस तरफ कैमरामैन को दिखाने को कहूँ तो ये एटीएम मशीन है, ये एटीएम है जो यहाँ पे हिल नहीं सकता, यहाँ पे हिल नहीं सकता। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि रिस्क न लें, कोशिश करें दिखाने की, लेकिन देखिए अंदर कीचड़ में पूरी तरीके से सना हुआ है ये एटीएम मशीन। अंदर हम जा नहीं सकते क्योंकि इतना कीचड़ है, क्योंकि दरवाज़ा जो है वो इसका हिल नहीं रहा है और इस वजह से हम अंदर इस वक्त जा नहीं सकते। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से चुरलमला के लोगों पर विपदा आई है, किस तरीके से इस आपदा ने पूरे इस शहर के जनजीवन को तंगो तबाह कर दिया है। ये एटीएम की तस्वीरें, इस बैंक की तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं